लिमिटेशंस की संगीनी मजीद बढ़ जाती है। क्यों? फ्यूचर, whether the company will be able to continue in the future, and the only thing certain about the future is its uncertainty. So with that in perspective, मेरे ख्याल में वो सिचुएशन इस तरह से बनती है। अच्छा, अब अगर आपको डिस्कशन से या मैनेजमेंट ने खुद ही जो असेसमेंट की हुई थी, दो पॉसिबिलिटीज थी ना, दोनों में से जिस भी तरीके से आपको कोई इवेंट्स कंडीशंस आइडेंटिफाई हो गए तो क्या प्रोसीजर्स करने हैं। अच्छा, इसमें जो प्रोसीजर्स है ना वो थोड़े से गोइंग कंसर्न के जो प्रोसीजर्स हैं वो थोड़े से फॉरवर्ड लुकिंग होंगे, फ्यूचर लुकिंग होंगे। मसलन पहली चीज, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू असेस जीसी इफ नॉट डन। अगर उन्होंने नहीं किया हुआ था ना, ये जो सिनेरियो 2 है, अब जब आपको इवेंट्स कंडीशंस आइडेंटिफाई हो गए ना तो आप मैनेजमेंट को कहेंगे असेस कर लें। उसके अलावा उनके प्लान्स देखेंगे, उनकी फोरकास्ट देखेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन आफ्टर मैनेजमेंट ने असेसमेंट की 10 जनवरी को। 15 जनवरी को एक मेजर, एक ही फैक्ट्री थी, डिस्ट्रॉय हो गई। मेरे ख्याल में मैनेजमेंट को हमें कहना चाहिए कि दोबारा असेसमेंट अपडेट करें। इसकी बात समझ में आ रही है? नहीं, दोबारा असेसमेंट अपडेट करवाएंगे। उसके बाद क्या है, रिटन रिप्रेजेंटेशंस प्लान्स के हवाले से, उनकी फीजिबिलिटी के हवाले से, और अगर कोई स्पेसिफिक रिटन रिप्रेजेंटेशन आपको रिक्वायर्ड है तो वो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से देख रहे हैं? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर 2021। उन्होंने कहा इस साल तो बड़े मसले थे, लेकिन ये अभी अब आगे ना मैनेजमेंट आपको ज़बानी बता रही है, अब अगला ये जो 2022 है ना, दिस इज आवर लकी ईयर, वी आर गोइंग टू एस इट, वो बता रही हैं। आप कहते हैं सही है, चेक कर लेते हैं। 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 कि ये एक महीने की जो फाइनेंशियल्स है ना, ये एक महीने की जो फाइनेंशियल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 1 मंथ एंडेड 31 जनवरी 2022। इनको मैंने देखा, इनमें भी लॉसेज ही आ रही हैं, इनमें भी रेवेन्यू जीरो ही है, तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी आपको कुछ मैसेज मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या है, डेट एग्रीमेंट्स आपने देखने हैं। डेट एग्रीमेंट्स में देखना है कॉवेनेंट्स की कंप्लायंस वगैरह, नॉन कंप्लायंस जो है वो देखेंगे, कोई बोरोइंग फैसिलिटीज में मसला तो नहीं है। मिनट्स, अच्छा कौन से वाले मिनट्स देखेंगे? पोस्ट ईयर एंड ज्यादा फोकस आपका होगा। किन मिनट्स पे? पोस्ट ईयर एंड वाले। एंटिटी की लीगल काउंसिल से पूछेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट्स रिव्यू, क्योंकि पोस्ट, आपको पता है ना IAS 10 में ये बात बताई हुई है कि अगर गोइंग कंसर्न की एजम्पशन पोस्ट ईयर एंड भी इनवैलिड हो जाए ना, मतलब वो वाकयात भी ईयर एंड के बाद हुए हो, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग पे बनानी पड़ती हैं। मतलब 31 दिसंबर 21 के अकाउंट्स बना रहे थे, यहां पर कोई ऐसे वाकयात हुए इस टेन्योर में जिसकी वजह से आपको पता लगा कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन इनवैलिड हो गई है, तो ये जो अभी आपने फाइनेंशियल्स गोइंग कंसर्न पे बनाई हुई थी ना, इनको गोइंग नॉन गोइंग कंसर्न पे बनाएं। ये IAS 10 की रिक्वायरमेंट है, तो इस वजह से सब्सिक्वेंट इवेंट्स का रिव्यू बड़ा जरूरी है। रेगुलेटरी रिपोर्ट्स फॉर एनी मेजर एक्शंस, रेगुलेटरी रिपोर्ट्स फॉर एनी मेजर एक्शंस, कि अगर आपके फॉर एग्जांपल रेगुलेटर ने बताना है कि हमने लाइसेंस रिवोक करना है या नहीं, लाइसेंस कैंसिल करना है या नहीं, पेमरा ने बताना है, नेपरा ने बताना है, PTA ने बताना है, तो इसका इंपैक्ट गोइंग कंसर्न पे होगा ना, तो आप उसकी रिपोर्ट, उसके जो एक्शंस हैं, उसके जो ऑर्डर्स हैं, उनको पढ़ लें। उसके बाद जो इम्प्लीकेशंस हैं वो हमने कवर कर ली हैं ब्रॉडली, 1 2 3 4 मैंने सारी जो है ना, जो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, वो टोटल 7 केसेस बनते हैं, वो 7 के साथ इधर लिख दिए हैं। आपने लेफ्ट साइड पे केस देखना है, राइट साइड पे आपको उसका आउटकम पता लग जाएगा। इसमें जो जी कुछ सवाल, हाँ, इसमें जो हमने पहला सिनेरियो कवर कर लिया कि FS गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी हो जबकि नहीं बननी चाहिए। हमने दूसरा सिनेरियो कवर कर लिया कि गोइंग कंसर्न इनवैलिड हो लेकिन गोइंग कंसर्न पे बना दी जाए। हमने तीसरा सिनेरियो कवर किया MURGC एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है। इसमें बस एक बात याद रखनी है, MURGC की जो सिचुएशन होती है ना, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते गोइंग कंसर्न बेसिस पर ही हैं।
ये चीज ज़हन में रखनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती गोइंग कंसर्न बेसिस पे रही हैं। उसके बाद आपके पास था MURGC नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज, हमने कवर कर लिया। सिग्निफिकेंट इवेंट्स कंडीशंस बट नो MURGC, नंबर 5 पे आ गया। छठा और सातवां देख लें। छठा क्या है? GC असेसमेंट नॉट एक्सटेंडेड और नॉट मेड, करी ही नहीं असेसमेंट, और या की तो 6 महीनों की कर ली, अगले 6 महीने नहीं कंसिडर किया, क्योंकि कम से कम 12 महीने की इंफॉर्मेशन तो कंसिडर करनी है। तो इस सिनेरियो में क्या ऑप्शंस है? क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। और सातवां जो सिचुएशन है ना, ये एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में होता है। क्या होता है एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंस में? कि जहां पे आपके पास मल्टीपल मटेरियल अनसर्टेनिटीज हो ना, मल्टीपल मतलब सप्लायर भी लूज हो गया है और कोई सप्लायर अवेलेबल नहीं है, कंपनी भी लॉसेस में चल रही है, की मैनेजमेंट पर्सनल भी छोड़ के जा चुकी है, बैंक का भी डिफॉल्ट कर चुके हैं, मतलब मल्टीपल फ्रंट्स पे अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो गई हैं। तो इस सिचुएशन में ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हासिल ही नहीं कर सकता। तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन हो तो उसमें क्या स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दी है? ये भी मिस वो वाली सिचुएशन है एक्सट्रीम। क्या गाइडेंस है? डिस्क्लेमर। कोई चॉइस नहीं दी गई क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर की। ये बात समझ में आ रही है? कोई चॉइस नहीं दी गई क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर में, सिर्फ क्या बताया? डिस्क्लेमर। जैसे इस सिचुएशन में बताया था सिर्फ और सिर्फ एडवर्स। क्लियर है बात? इसके बाद TCWG के साथ कम्युनिकेशंस मैंने आपको बताया था, ये जो MURGC, कैम, मॉडिफाइड ओपिनियंस, इनमें एडवांस कम्युनिकेशन होती है। TCWG के साथ वो कम्युनिकेशन है। और एक कॉन्सेप्ट जो वैसे कभी ICAP में टेस्ट नहीं हुआ, सिग्निफिकेंट डिले इन FS अप्रूवल। ये कॉन्सेप्ट टेस्ट हो सकता है, मतलब वो सवाल अब कहीं और का होगा, कुछ और उसमें बातें भी शायद हों। मतलब सपोज हो सकता है कोई रिलेटेड पार्टी की भी बातें हो रही हों, कोई फ्रॉड की बातें हो रही हों, और साथ वो के और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें एक सब्सटेंशियल डिले है। डिले का पता कैसे? अगर डेट्स दे दे और 3-4 महीनों से ऊपर हो गया ईयर एंड के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई अता पता नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है डिले आ रहा है। तो अगर डिले हो तो पहली बात एकदम से शक नहीं करना, पहले समझ लें क्यों डिले है, इंक्वायर डिले रीजंस। दूसरी चीज, अगर डिले इंक्वायरी पे पता लगता है गोइंग कंसर्न के मामलात के हवाले से है, तो फिर एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करें जो ऊपर हमने देखे थे। और दूसरी चीज क्या है, ये कंसिडर करें कि कोई MURGC तो नहीं है, और इसके मुताबिक फिर आप अपनी रिपोर्ट को एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद सर आपके पास आ जाता है आइजा 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस पे। आइजा 570 में किसी का कोई सवाल, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, इसमें भी ये जो हमारी ऑनलाइन है लोग वो भी पूछ सकती हैं। उनको मैंने मोड बता दिया था कल के फेसबुक पे लर्न विद बिलाल कुरैशी के पेज पे आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल्ड हैं रेगुलर बैचेस में, वो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। जो रेगुलर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मैं वहाँ से भी देख के आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर कर दूंगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट आइजा 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। दिस इज पेज नंबर 15 इन योर नोट्स, पेज 15, आइजा 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ऑडिटर देता है टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट देती है टू दी ऑडिटर। और नाम में ही है ना रिटर्न, तो अगर वो कहे ना ज़बानी एतबार नहीं है, तो आपने एतबार कहना है एतबार है लेकिन लिख के दे दें। ठीक है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट प्रोवाइड कौन करता है? मैनेजमेंट। अच्छा, और इस आइजा के पर्पस के लिए और एक और आइजा था, मैनेजमेंट और TCWG बराबर होते, इस आइजा के पर्पस के लिए और एक और आइजा था। आइजा 200, एक और दो आइजाज हैं जिसमें मैनेजमेंट कहा गया कि मैनेजमेंट और TCWG को इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं। दूसरा आइजा था आइजा 210 टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इन दो आइजाज में स्पेसिफिकली कहा गया कि मैनेजमेंट इज इक्वल टू TCWG। तो आप रिप्रेजेंटेशन किससे ले सकते हैं? CEO से। CEO कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर।
या TCWG 2/4 विद गवर्नेंस। किस फॉर्म में होगी? खत के फॉर्म में होगी, प्रोवाइडेड टू ऑडिटर। मकसद क्या है? टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को जब मैं पढ़ा रहा था ना, मैंने इसको एक नाम दिया था कि ये अगर आप ड्रामा या फिल्म बना रहे हो ना, तो इसका क्या रोल होगा? सपोर्टिंग एक्टर का। जैसे सपोर्टिंग एक्टर होता है ना, उस तरह के सपोर्टिंग एक्टर के ना होना तो मसला है, लेकिन उसकी बेसिस पे आप पूरी फिल्म नहीं चला सकते। बनाएंगे तो फेल होगी। समझ आ रही है ना बात? तो ये रिटन रिप्रेजेंटेशंस आर लाइक सपोर्टिंग एक्टर। अब इसमें ये लाजमी तो हैं, मतलब अगर नहीं होंगी ना तो ऑडिटर के ऊपर बड़ा मसला ऑडिटर के लिए हो सकता है बगैर रिटन रिप्रेजेंटेशन के। लेकिन जब एक दफा आ जाती हैं ना, तो ये नहीं आप कह सकते कि भाई मैंने असल में रिटन रिप्रेजेंटेशन ले ली थी तो इसलिए मैंने कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर नहीं किया। मैनेजमेंट खुद लिख के दे रही है रिसीवेबल्स, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या है, एक खाना पूरी है। मैनेजमेंट को ना एक दिखा, जब आप किसी से ज़बानी एक बात करते हैं वर्सेस जब आप उसे लिखवाते हैं ना, दोनों में फ़र्क है। जब आप लिखवाते हैं ना और उससे कहते हैं इसको लिखो और इस पर दस्तखत भी करो, तो वो ज़रा मोहतात होकर फिर लिखते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? नॉट रिटन रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, क्या चीज़ रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये भी आपको पता होना चाहिए। पेपर में मतलब इस तरह का सवाल टेस्ट हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नॉट रिटन रिप्रेजेंटेशन। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बना रहे हैं, वो रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि रिटन रिप्रेजेंटेशन से मुराद होता है वो चीज़ें जो ऑडिटर को लिख कर मैनेजमेंट स्पेसिफिकली इस खत में दे। असर्शंस, सपोर्टिंग बुक्स, रिकॉर्ड्स, ये रिटन रिप्रेजेंटेशन के जुमरे में नहीं आते। ये जो एक मैंने चीज़ लिखी है ना, एन इंपॉर्टेंट रूल टू रिमेंबर फॉर केस स्टडीज, इसको 6 दफ़ा टिक कर लें। Written representations provide necessary audit evidence but alone do not provide say about any matter। मतलब अकेले किसी मामले पे sufficient appropriate evidence provide नहीं करती। उसके बाद आपके पास आ जाता है mandatory representations। mandatory representations में क्या चीज़ें कवर होती हैं? mandatory representations से मुराद है वो representations जो हर ऑडिट में लाजमी हैं। अच्छा, वो बिल्कुल लिंक्ड हैं ऑडिटर की जिम्मेदारियों से। किसकी जिम्मेदारियों से? मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों से। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑडिटर मैनेजमेंट को कहता है तुम मुझे ये लिख के दो कि तुमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जो एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है वो होती है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। वो कहता है लिख के दो कि तुमने मुझे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। लिख के दो, इसी से रिलेटेड एक और बात, लिख के दो कि तमाम ट्रांजैक्शंस, क्योंकि सबसे मुश्किल असर्शन कौन सी है वेरीफाई करना? कंप्लीटनेस। ऑल ट्रांजैक्शंस दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, ऑल ट्रांजैक्शंस दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। इसमें रिस्क होता है ना, सबसे बड़ा रिस्क होता है कंप्लीटनेस में, वो भी आप लिखवा लेते हैं कि भाई तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए। ये जो 3 रिप्रेजेंटेशंस अभी मैंने आपको बताएंगे ना, इनको मैं कहता हूँ जनरल रिप्रेजेंटेशंस। अच्छा, जो चौथे नंबर पे भी आ रही है ना, वो भी मैंडेटरी हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक एरियाज पे हैं। फ्रॉड पे, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इमैटीरियल हैं, लिटिगेशंस, क्लेम्स, रिलेटेड पार्टी, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये हमने रिस्पेक्टिव आयजाज में देखनी है। जब फ्रॉड पढ़ेंगे ना तो उसके आयजा में देख लेंगे वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। वैसे अगर आप मेरे से पूछे ना कि इन सारी रिप्रेजेंटेशंस का थीम क्या होता है, तो सारी रिप्रेजेंटेशंस में ना 2 एंगल्स कवर हो रही होती हैं। एक एंगल ये कवर हो रहा होता है कि क्या ये इनकी जो अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर है वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं, और इससे रिलेटेड क्या ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन। वही जो जनरल रिप्रेजेंटेशंस है ना, उनको इन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर दी है इन 99% केसेस। बाकी जो फ्रॉड है और जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इमैटीरियल है, इनकी रिप्रेजेंटेशंस थोड़ी सी फर्क है, थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी सारी का कॉन्टेक्स्ट या थीम यही है। ठीक है सर, ऑडिटर तो अपने प्रोसीजर करता है, फिर ये रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? क्योंकि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, और ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस भी हैं, तो मैनेजमेंट ताकि वो प्रेशर फील भी करे तो उसको इन राइटिंग उससे लिखवा लिया। मैनेजमेंट अगर वो रिटर्न देगी तो वो फिर प्रोसीजर तो करेगा सर फिर। एन इंपॉर्टेंट रूल टू रिमेंबर फॉर केस स्टडीज, ये महज मैंने पहले ही कहा सपोर्टिंग एक्टर है, खाना पूरी है। अकेले ये किसी भी मामले पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात?
उसके बाद आपके पास आ जाती हैं एडिशनल रिप्रेजेंटेशन, तो उसके साथ मैंने क्या लिखे, दैट मे बी नेसेसरी, मतलब ऑडिटर क्लाइंट टू क्लाइंट चूज करेगा कि रिटन रिप्रेजेंटेशन चाहिए या नहीं। अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर हो सकती है कि अप्रोप्रिएटनेस के ऊपर। मैनेजमेंट से आप लिखवाएं कि मैनेजमेंट ने हमें सारी कंट्रोल डेफिशिएंसीज बता दी हैं। अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज होती है तो आप मैनेजमेंट से लिखवा लेती हैं कि भाई आपने हमें सारी डेफिशिएंसीज का बता दिया है। कोई नॉन कंप्लायंसेस एंड लॉज रेगुलेशंस कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से कोई लाइबिलिटीज़ हैं एक्चुअल कॉन्टिंजेंट, उनके हवाले से क्लासिफिकेशन इंटेंशन रिलेटेड टू एसेट्स लाइबिलिटीज़, ये कुछ एरियाज़ हैं। वो आपसे ये सवाल इस तरह से बना सकता है कि भाई मुझे कुछ एग्जाम्पल्स दें उन एरियाज़ की जहाँ पर आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जैसे वो था ना कि पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं करना क्योंकि वो कैम की एग्जेम्पशन वाला, उस मामले में भी ऑडिटर मे चूज। मे का मतलब क्या होता है? जजमेंट। मे का मतलब है ऑडिटर अगर समझता है जरूरी तो ऑब्टेन कर ले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, अदरवाइज चॉइस है। डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये अच्छा जैसा कल मैंने आपसे सवाल पूछा था ना कि क्या आप लोग जो है वो इंटरिम ऑडिट में फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं, और आपने कहा था नहीं कर सकते। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस इंटरिम ऑडिट के टाइम पे की जा सकती हैं। क्योंकि रूल क्या है, एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, और वैसे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ऑन द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ली जाती हैं। उसका लॉजिक क्या है कि ताकि आप सारे सब्सीक्वेंट इवेंट्स जो है ना वो कवर कर लें, ताकि आप सारे सब्सीक्वेंट इवेंट्स कवर कर लें। उसके बाद ये जो पीरियड ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन है, ये वैसे होना नहीं चाहिए, टेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है, फॉर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड पीरियड्स रेफर टू इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। कुछ जगहों पर ना इस तरह होता है कि हमारे मुल्क में तो जिस तरह अगर आप देखेंगे ज़्यादातर ममालिक में 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बिल्कुल साथ ही कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स आ रही होती हैं। अगर आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करें ना, तो रेवेन्यू अगर आप 2022 के अगर अकाउंट्स डाउनलोड करते हैं तो 2022 का रेवेन्यू इधर लिखा होगा, साथ ही 2021 का रेवेन्यू लिखा होगा। और ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो किसकी, ऑडिट रिपोर्ट पे किस साल को रेफर किया होता है? 2022 को, क्योंकि 2021 को उसका पार्ट एंड पार्सल ही समझा जा रहा होता है, ये अकाउंट्स का हिस्सा ही है ना। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में इस तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि 2022 का एक अलग सेट है और 2021 का एक अलग सेट है। तो उस केस में जो ये उस सिचुएशन को एड्रेस करे कि उस केस में फिर आपको दोनों सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, मतलब आप ऑडिट 2022 में कर रही हैं लेकिन आप 2022 के अलग रिप्रेजेंटेशन लेटर लेंगे, 2021 का अलग रिप्रेजेंटेशन लेटर लेंगे। ये चीज़ ज़्यादा वैसे इसके टेस्ट होने के चांसेस नहीं है क्योंकि इसमें CFAP लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं। बस इतनी बात आपके जहन में होनी चाहिए। अब आगे हैं ये जो आखिरी 3 सिचुएशंस हैं ना, ये सबसे पॉपुलर सिचुएशंस हैं। ये डायरेक्टली भी टेस्ट हो सकती हैं, ये डायरेक्टली भी टेस्ट हो सकती हैं, लेकिन वो दौर आपको पता है गुजर गया है। अब कोई कहानी होगी, कोई कहानी होगी कि भाई कोई डाउट है रिगार्डिंग रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब डाउट, रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डाउट कैसे क्रिएट हो सकता है? मैनेजमेंट ने आपको कहा कोई हमारे खिलाफ लिटिगेशन क्लेम चल ही नहीं रहा, हम इतना इंटेग्रिटी से चलते हैं कि हमारे खिलाफ कोई लिटिगेशन। आप जब एक्सपेंसेस देख रहे थे तो आपको काफ़ी सारी फीस लीगल एडवाइज़र को पे होती हुई दिखी। मैनेजमेंट ने आपको लिख के दिया हमारे खिलाफ कोई केस नहीं है। तो अब आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। जहां पर वो कॉन्ट्राडिक्टरी वाला आइजा 500 जो है ना वो भी वैसे एप्लीकेबल है, लेकिन आइजा 580 में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बता दिया हुआ है। वो सारे पॉइंट्स असल में उन्होंने लिख दिए हैं। तो आपने क्या देखना है, जब भी आपके पास इनकंसिस्टेंसी आए। अब इसमें मैं एक जरा बारीक बात समझ लें, जो आइजा 500 था ना उसमें भी हमने ये एग्जांपल देखी थी, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस। और फिर डाउट क्रिएट हो सकता है कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से भी और फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और किसी और चीज में कॉन्ट्राडिक्शन है ना तो फिर आइजा 580 की लाइट में आंसर लिखना है। और अगर फॉर एग्जांपल आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी की और फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, इंक्वायरी का जवाब फर्क था, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ था, तो अब आइजा 500 के तहत आंसर करना है। वो जो कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस वाली बात है, ये क्लियर हो रही है बात कि अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और किसी और में कॉन्ट्राडिक्शन है तो फिर आइजा 580 अप्लाई होगा। अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अलावा किसी 2 पीसेज ऑफ एविडेंस में कॉन्ट्राडिक्शन है तो फिर आइजा 500 अप्लाई होगा। प्रोसीजर्स मिलते जुलते हैं। परफॉर्म प्रोसीजर्स टू रिजॉल्व द मैटर। अगर मैटर हल नहीं होता, रिकंसिडर मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस इंटेग्रिटी।
और आपको याद है कल जब हम बात कर रहे थे कि जब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी के ऊपर डाउट्स हों तो फिर उसमें आपको अपनी रिस्क असेसमेंट, अपने प्रोसीजर्स रिविजिट करने पड़ती हैं, फ्रॉड रिस्क को कंसिडर करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि जो इनकी रिप्रेजेंटेशंस वर्बल भी रिटर्न भी उनकी क्रेडिबिलिटी अंडरमाइन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें फिर आपने इवेल्युएट करनी है। और आखिरी बात क्या है कि अगर डिटरमिन, आपने अभी तो शक था ना, डिटरमिन, क्योंकि यहां पर लिखा डाउट्स, अगर आपको पता लग गया नहीं वाकई मैनेजमेंट झूठ बोल रही थी तो फिर आपने उसका इम्पैक्ट ऑडिट रिपोर्ट पे भी कंसिडर करना है, आपने अपना ओपिनियन भी फिर उस हवाले से मॉडिफाई करना है। अच्छा, इसके बाद ये जो आखिरी दो सिचुएशंस है ना, इसमें आमतौर पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होती हैं। जो सेकंड लास्ट सिचुएशन है वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू वन रिक्वेस्टेड रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड, मतलब एक या एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही। दो रिप्रेजेंटेशंस थी, तीन रिप्रेजेंटेशन थी, वो नहीं प्रोवाइड कर रहे। मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, उनकी इंटेग्रिटी को रिवैल्यूएट करेंगे, रिटन रिप्रेजेंटेशंस, वो सारी चीजें। तीसरी चीज क्या है? टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑन ओपिनियन। वारंटी प्रोविजन के ऊपर आपने उनसे रिप्रेजेंटेशन मांगी, वो कह रहे नहीं आपने इतने सारे प्रोसीजर्स कर लिए, हम आपको लिख के नहीं देंगे। अब ये एक मैंडेटरी, क्योंकि एस्टीमेट है ना, तो एस्टीमेट्स के लिए मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन है, वो नई रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करे। तो इस केस में आप अपना ओपिनियन क्वालिफाई भी कर सकते हैं और डिस्क्लेम भी कर सकते हैं। डिस्क्लेम या एडवर्स? डिस्क्लेम, फॉर द रीजन यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन। जितना भी बुरा हो है तो एविडेंस ही ना, जितना मर्जी हम इसकी बुराइयों से हमने स्टार्ट की है लेकिन है तो एक एविडेंस ही ना। तो और वैसे इतनी बुराइयां कर रहे हैं लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि जब तक ना मिले तब तक रिपोर्ट में दस्तखत ना करना। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन अगर आपको नहीं ऑब्टेन हो रही ना, कोई 2-3 मामलात पे, ज़्यादा मामलात पे, तो आप कंसिडर कर लें कि आपने ओपिनियन क्वालिफाई करना है या डिस्क्लेमर देना है। आखिरी सिचुएशन, इफ मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशंस नंबर 1 to 3 आर नॉट प्रोवाइडेड। 1 to 3 में कहा थी वो जो जनरल रिप्रेजेंटेशन कि एफएस हम मानते हैं कि एफएस बनाना हमारी जिम्मेदारी है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हम मानते हैं कि हमने आपको सारा एक्सेस दे दिया इंफॉर्मेशन का। हम मानते हैं कि हमने सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज की हैं। इन तीनों में से अगर कोई एक भी रिप्रेजेंटेशन मिसिंग है या सफिशिएंट डाउट हो इनकी रिलायबिलिटी के हवाले से, ये इतनी फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशंस है ना, इतनी बेसिक रिप्रेजेंटेशंस है कि एक तो ये मैनेजमेंट कह रही है अब तो इतने प्रोसीजर्स किया, हम आपको ये नहीं लिख के देंगे कि फाइनेंशियल हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लिख के दे रहे। भाई वो कह रहे हैं लॉ में लिखी हुई है हमारी जिम्मेदारी, आप हमारे से क्यों लिखवा रहे हैं? आर्ग्यूमेंट को तो कुछ भी आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है ना। तो इन दैट केस आपके पास क्या चॉइस बताई गई है? चॉइस तो बताई ही नहीं गई, आपको बता दिया गया ऐसी सिचुएशन आए डिस्क्लेमर। या अगर कोई सफिशिएंट डाउट हो, आपको शक हो कि मैनेजमेंट ने लिख तो दिया है लेकिन इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, मैनेजमेंट ने लिख तो दिया लेकिन इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। एक बंदा है हमेशा झूठ ही बोलता है, तो जब कभी सच भी बोलता है तो आपको पता है ना, हम उसकी बात बाद में कभी कभी चेक करते हैं, पता लगता है नहीं इस दफ़ा सच ही बोल रहा था। तो ये वही वाला सिनेरियो है। तो इस केस में क्या कहा गया है? ओपिनियन क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लेमर। इस सिनेरियो में और पिछले सिनेरियो में फ़र्क समझ में आ रहा है? दिस सिनेरियो इज स्ट्रिक्टर, ये सख्त सिनेरियो है। ये कौन सा सिनेरियो है? ये स्ट्रिक्ट सिनेरियो है, सख्त सिनेरियो है। फॉर द रीजन, इसमें क्या बेसिकली स्ट्रिक्टनेस है? इसमें स्ट्रिक्टनेस इस हवाले से है सर, इसमें स्ट्रिक्टनेस इस हवाले से है कि ये कह रहे हैं अगर ये वाली 3 रिप्रेजेंटेशंस ना हो या इनके बारे में शकूक व शुबहात हो तो फिर आपके पास चॉइस नहीं है। क्योंकि देखिए ये डिस्क्लेमर का मतलब है ये मामला मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। वैसे अगर लॉजिकली तीनों रिप्रेजेंटेशंस को पढ़ लें, वाकई परवेसिव ही सिचुएशन बनती है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कह ही नहीं रहे कि दे आर फ्री फ्रॉम एमएम, जिनकी जिम्मेदारी है, या वो आपको कंफर्म ही नहीं करे कि हमने सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं।
तो ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें आपको मैनेजमेंट की सपोर्ट चाहिए, तो इस वजह से ये चीज़ एसेंशियल होगी। किसी का कोई क्वेश्चन इस पॉइंट तक? एक पॉइंट जो टेस्ट नहीं इसमें हुआ कभी भी, ये जो पॉइंट टू नोट मैंने लिखे, modifications to language of written representations may be acceptable, such as where records destroyed due to fire, and representations say that all information provided except information destroyed in fire। ये बल्कि ज़्यादा अच्छाई है कि मैनेजमेंट एक ट्रू एंड फेयर बात कर रही है कि वो जो आग में जल गई थी इंफॉर्मेशन, उसके अलावा हमने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, और अगर इस तरह का कोई चेंज रिटन रिप्रेजेंटेशन में वो करिए तो इससे ऑडिटर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर उस मामले पे ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस अल्टरनेटिव सोर्सेज से नहीं हासिल कर सका, जो तो फिर ओपिनियन पे कोई इंपैक्ट आएगा? फिर तो ऑफ कोर्स इंपैक्ट आएगा। फिर क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, क्योंकि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस जब हासिल नहीं हो रहा होता तो आप क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। जी, इस पॉइंट तक आई होप सो कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं। अब हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन बैंक पे। ठीक है जी, अच्छा, क्वेश्चन बैंक से पहले अगर वो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टेक अवेज बताए हैं, जो टेक अवेज वाला डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। ये एक, हाँ उसके पास है वैसे क्वेश्चन बैंक, आज उसने बल्कि प्रिंट ही यही की है। ये एक वैसे मेरे पास एक्स्ट्रा कॉपी है, अगर चाहिए तो ये ले। अच्छा, इसमें जो कल मैंने आपको कहा था ना तोहफा, जिसको आप लोग समझ रहे होंगे खुद ही वैसे ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है, यकीन करें इस पे बहुत मेहनत हुई है। ये जो तोहफा, जिसको मैंने सारी चीज़ों को नहीं, तो वैसे असल में इतने तोहफे दिए हैं कि वो अब तोहफों की अहमियत मुझे लग रहा है कम हो रही है, लेकिन आपने अपनी निगाह में उसकी अहमियत रखनी, अहम समझे ना समझे उसको पढ़ लेना। अच्छा, पहला तोहफा नंबर 1, मेरे ख्याल में ये जो मैजिकल रिवीजन गाइड में जिसको कह रहा था, ये थोड़ी बहुत मैजिकल तो है, 100% नहीं, थोड़ा सा जाहिर सी बात है मैंने एग्जैजरेट करना इतना तो बनता ही है, लेकिन थोड़ी बहुत है। हाँ, 200% है। ये बेसिकली हक सच की बात इन्होंने कर दी है मिस ने कि 200% ये बात दुरुस्त है। थैंक यू वेरी मच। ये पहला तोहफा हो गया। तोहफा नंबर 2 जो मैंने आप लोगों को कल क्लास के एंड में दिया था, और वो था, उसका नाम क्या था, इंपॉर्टेंट टेक अवेज ऑफ डे 1 ऑडिट बूस्टर विद BQ। ये जो है ना वो ड्राफ्टिंग टेक्निक्स नहीं सिर्फ इधर लिखी हुई, एक तो ड्राफ्टिंग टेक्निक्स के क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वैसे तो क्लास में मैंने आपको लिखवाए भी थे, उसके बाद ना साथ इधर कुछ एग्जाम फोकस पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये जो पेजेस है ना, ये आपने कोशिश करनी है प्रिंट ले लें इनके, क्योंकि ये आखिरी दिन पे जब आप चीज़ें घुमा रहे होंगे ना, ये आपने सफ़ात, ये मैं टोटल कोशिश करूंगा इसको 6 पेजेस से ऊपर ना ये जाएं, ये आपने लाजमन, जो आप जब रात को एंड कर रहे होंगे ना अपनी रिवीजन, मतलब सपोज 9 बजे आप सो जाएंगे, नहीं पेपर से, ऑडिट के पेपर के लिए ना दिमाग भी थोड़ा फ्रेश होना चाहिए, बल्कि सारे पेपर्स के लिए फ्रेश होना चाहिए। उससे पहले आप लोग 1-2 पेपर दे चुके होंगे ना। ऑडिट पहला तो नहीं है आप लोगों का पेपर, बस फिर ठीक है, आप तजर्बा बाकी पेपर्स में पहले कर चुके होंगे। कोशिश करनी है 9-10 बजे, बस 10 बजे मैक्सिमम सो जाएं ताकि दिमाग फ्रेश हो। सोने से पहले ये जो नुस्खा है ना, इसको आपने एक दफ़ा लाजमन गो थ्रू, ताकि बिल्कुल पेपर के ना पास चीज़ें फ्रेश हों, और आप एक दफ़ा ये मेरे बात पे अमल करके देखिएगा। आपने जो भी रिवीजन करनी है ना, कि मैं ये 2-3 लाइनों के रट्टे लगा लूँ कि फ्रेश छोड़ दें, ये जो नुस्खा है ना, इसको आपने रिफ्रेश करके जाना। क्या चीज़ें हैं उसमें, मैं जो क्वेश्चंस आते जाएंगे ना उसके हिसाब से आपको ये नुस्खा सारा थ्रू करा दूंगा।
पहला नुस्खे में क्या चीज है जी, ड्राफ्टिंग टेक्निक फॉर ऑडिट रिस्क क्वेश्चंस। ड्राफ्टिंग टेक्निक फॉर ऑडिट रिस्क क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाया था। स्टेप 1 में आप क्या लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे रिस्क फैक्टर सिनेरियो में से रिस्क फैक्टर कॉपी पेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सिनेरियो में आपको बताया हुआ है कंपनी इंपोर्ट्स कर रही है, सिनेरियो में आपको बताया हुआ है कंपनी ऐसी इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है जहां पर फैशंस और ट्रेंड्स बड़े फास्ट पेस से बदल जाते हैं। तो ये आपको कहां बताया हुआ है, ये चीज आपको, ये फैक्ट्स आपको सिनेरियो में बताए गए हैं। तो उस केस में आपने बेसिकली करना क्या है, आपने वो कॉपी पेस्ट कर देना फैक्टर। स्टेप 2 में क्या लिखना है, अच्छा स्टेप 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई द FSLIs स्लैश डिस्क्लोजर्स। क्योंकि फॉर एग्जांपल MURGC का अगर मसला है तो फिर तो डिस्क्लोजर्स का मसला है ना। एंड आगे क्या लिखे, डायरेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट की डायरेक्शन के ओवर स्टेटमेंट है या अंडर स्टेटमेंट है। लेकिन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज का अगर डिस्क्लोजर नहीं है तो ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट नहीं, फिर क्या लिखेंगे, डिस्क्लोजर इनएडिक्वेट है या ओमिटेड है। क्योंकि डिस्क्लोजर में 2 ही रिस्क होते हैं, एक तो है सिरे से इंक्लूड ही नहीं किया, इंक्लूड किया लेकिन अधूरा है। मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट था, नेचर बता दी, फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं बताया। तो अब ये नहीं कोई कह सकता डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर है नामुकम्मल है, अधूरा है, इनएडिक्वेट है। तो जैसे मैंने मिसाल के तौर पर कहा, ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट और इनएडिक्वेट और ओमिटेड डिस्क्लोजर सच एज इन्वेंट्री ओवर स्टेटमेंट ओवर वैल्यूएशन। एक स्टेप 2 इस तरह का हो सकता है, ये बेसिकली होगा फॉर रोम एट असर्शन लेवल वालों के लिए। साथ आपको बोल्ड में नजर आ रहा है, और identify that Rome is at FS level with reasoning such as companies in the process of listing could manipulate any part of FS। याद है कल वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रोम और असर्शन लेवल रोम डिस्कस कर रहे थे, तो पहला वाला जो है वो असर्शन लेवल रोम से मैप हो गया, दूसरे वाला क्या है, FS लेवल रोम से। क्योंकि जब FS लेवल रोम होगा ना, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इन्वेंट्री में मसला है, PPE में मसला है, इंपेयरमेंट लॉस में मसला, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो उसमें बेसिकली आपने क्या करना होगा कि ये प्रॉफिट से, फॉर एग्जांपल क्योंकि मैनेजमेंट का बोनस प्रॉफिट से लिंक्ड है, तो वो बोनस को मैनिपुलेट कर सकती हैं, उनका एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, वो बोनस को इंक्रीज करने के लिए प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर सकते हैं। अब प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने के 10,000 तरीके हैं, रेवेन्यू को ओवरस्टेट करने, और रेवेन्यू को भी ओवरस्टेट करने के 500 तरीके हैं। आपके पास कितनी सारी असर्शंस हैं खेलने के लिए। अगले पीरियड का रेवेन्यू जल्दी ना रिकॉर्ड कर लो, एक तरीका है। रसीद थी 1000 की, उसको 5000 रिकॉर्ड कर लूं, एक्यूरेसी पे खेलूं। पहले वाली एग्जांपल में कट ऑफ पे खेला। तो देयर आर सो मेनी वेज। तो आपने बेसिकली एफएस लेवल रोम में बस एक जनरल बात करके निकल जाना है। और एफएस लेवल रोम के लिए रिस्पॉन्स में मिस क्या लिखेंगी मिस हिबा? जो एफएस लेवल रोम होगा उसका रिस्पॉन्स क्या लिखेंगी? ओवरऑल रिस्पॉन्स। मतलब जो भी एफएस लेवल रोम आपने एक दफा पहुंच गए कि ये एफएस लेवल रोम है, उसका रिस्पॉन्स सेम ही होता है। रेहान ने कल हमें बताया था, क्या बताया था रेहान? कल कसम से बताया था। उसका एफएस का सब वो एक्सपीरियंस सब ये ज़्यादा रहेगा। एक्सीलेंट, बिल्कुल वो वाले, ये वाले सारे। तो ये आपने जब एफएस लेवल रोम पे पहुंच गए तो आपने बता दिया। इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है आखिरी, फिर एक और, कि फिर ये ना हो कि ये वाली दोनों सिचुएशंस ना और आप सोच रहे हो पेपर में, तो उसके लिए भी एक हल बता दिया। आइडेंटिफाई दैट द फैक्टर क्रिएट्स अ डिटेक्शन रिस्क। फॉर एग्जांपल अगर आपको पेपर में ये बता दिया जाए ये टाइम प्रेशर्ड ऑडिट था। टाइम प्रेशर्ड ऑडिट क्या होता है? क्लाइंट ने जल्दी मचाई हुई है रिपोर्ट की, तो ऐसे आपने सुना हुआ है ना, जल्दी का काम शैतान का। टाइम प्रेशर के अंदर मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ऑडिटर का जो ह्यूमन एरर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कम टाइम है। तो कम टाइम की वजह से हो सकता है ऑडिटर अंडर प्रेशर कुछ प्रोसीजर्स जो करने थे वो करे ही ना, वो करे ही नहीं तो साई ऑब्टेन हुआ ही नहीं और ओपिनियन क्लीन एक्सप्रेस कर दिया। इससे डिटेक्शन रिस्क बढ़ गया। ऑडिटर फेल टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो सर वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं लिखी हो इसके अंदर। ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रोम मल्टीप्लाइड बाय डीआर। रोम 2 लेवल्स पे होते हैं,
डिटेक्शन रिस्क, 3 ही बातें लिखी हुई हैं ना। कॉन्सेप्ट से भी रेकनसाइल हो गया, नई कॉन्सेप्ट समझ आता, भाड़ में जाए कॉन्सेप्ट। ये अब आपने स्टेप्स जो है ना ये भरनी है, ठीक है ना। ये नुस्खा इसीलिए इसको कहना स्टेप्स भरते जाएं, और भरना भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला भी। सम एग्जाम फोकस पॉइंट्स। नंबर 1, इफ अ रिक्वायरमेंट आस्क्स फॉर रोम, डू नॉट डिस्कस डिटेक्शन रिस्क। अगर क्वेश्चन आपके पास कभी आ गया ना रोम का कि जी डिस्कस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो फिर आपने कभी भी गलती से भी डिटेक्शन रिस्क नहीं डिस्कस करना। हाँ, अगर क्वेश्चन आ गया ऑडिट रिस्क का, फिर आप डिटेक्शन रिस्क डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात, बी प्रिपेयर्ड टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स वाया ट्रेंड रेशियो एनालिसिस वेयर अ क्वेश्चन कंटेन्स एफएस एक्सट्रैक्ट्स। मैंने आप लोगों को टेस्ट में भी शुरू के टेस्ट में भी ये चीज़ की दी थी, बल्कि शुरू के नहीं, मिड टर्म मॉक में भी अगर आप लोगों को शर्फ हासिल हुआ उसको अटेम्प्ट करने का, तो उसमें भी बेसिकली ये क्वेश्चन था। सर उसके हर पॉइंट के एक मार्क्स है, तो हम नीचे इसमें कौन से वो मतलब कैलकुलेट करेंगे? करंट रेशियो, कैरिंग रेशियो भी होती है, रिसीवेबल्स भी है, इन्वेंटरी भी। बिल्कुल, वो भी नुस्खा तैयार है आगे आज ही के नुस्खे में मिलेगा। बिल्कुल, इंपॉर्टेंट रेशियोज, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल डेज, पेएबल डेज, इन्वेंट्री डेज, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये 7 रेशियोज जो है ना वो आपको थ्रू करा देंगे। अच्छा, थोड़ा सा ना इसमें एक ट्विस्ट है, आप सारी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन कुछ में आपको एबनॉर्मल वेरिएशन नज़र आ रही होगी, कुछ में एबनॉर्मल वेरिएशन नहीं। ये मैं सारा ये आपने बड़ा प्रैक्टिकल बात की है। ये मैं आपको सारा जो चीज़ है ना ये एक क्वेश्चन के थ्रू करके दिखाऊंगा कि ये सिनेरियो है और अब इसमें क्या किस तरह से करना है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, मतलब जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसको इग्नोर नहीं करना। बहुत से स्टूडेंट्स उसको छोड़ देते हैं, उसको छोड़ना नहीं है, उसका कोई पर्पस है। वेयर अ क्वेश्चन कंटेन्स एफएस एक्सट्रैक्ट्स नॉन, अच्छा ये चीज़ अभी तक इस तरह से टेस्ट नहीं हुई लेकिन हो सकती है। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, क्लेम्स, वो आपको बता रहे हैं। एक ना अदर स्टैटिस्टिक्स, अदर इंफॉर्मेशन दे दी कि जी नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं। नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं तो सेल्स रिटर्न्स शायद बढ़ रहे हों, शायद वारंटी प्रोविजंस ज़्यादा हों, शायद रिफंड लायबिलिटीज़ आए जो रिकॉर्ड ना हुई हों, प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है अगर तो इन्वेंट्री में कोई ओवर वैल्यूएशन तो नहीं हुई हुई कि उनको बाद में इसको कम प्राइस पर बेचना पड़े। थोड़ी सी बात समझ में आ रहा है? रिसीवेबल्स की रिकवरेबिलिटी शायद ना हो, नहीं समझ आ रही? तो इस हवाले से उसके बारे में अलर्ट रहना है। फोकस ऑन वेयर एफएस कुड गो रॉन्ग। जब आप ऑडिट रिस्क का सवाल कर रही हैं, आपने फोकस करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ पर मसला हो सकता है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन करते हुए भी बताऊंगा, लिंक रिस्पेक्टिव एफएसएलआईज विद द रेलेवेंट नोट्स इन द क्वेश्चन। देखें, आई कैप का क्वेश्चन होता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाए होते हैं, नीचे नोट्स दिए होते हैं। ये नहीं उन्होंने करना कि वो आपको बता दें कि ये जो नोट 1 है ये इस एफएसएलआई से रिलेटेड है, ये नोट 2 इस एफएस, ये आपने खुद करना है। पहला काम आपने करना ही ये है। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट, पहला वैसे चीज़ पता है क्या होगी, जब आप पेपर में, अगर खुदा ना खास्ता इस दफ़ा जो मुझे लग रहा है टेस्ट होगा, क्वेश्चन जब आता है ना, मतलब वो जो रिस्क और रिस्पॉन्स वाला या वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स के नाम पे वो टेस्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहला क्या होता है, दिल बैठता है। यकीन करें, क्योंकि वो क्वेश्चन ना पूरे पेज पे होगा, इतने सारे नंबर्स, इतने अंग्रेज़ी भी नीचे लिखी हुई, और आगे मासूमाना सी रिक्वायरमेंट होगी कि जी आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड्स और फ्लक्चुएशंस को आइडेंटिफाई करें और उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए वो बता दें। जितना एग्जैक्टली इसी मैंने वो चूज, एक तो वो जो आई कैप वाला क्वेश्चन है ना, वो मैंने इसी क्लास के लिए रखा हुआ था कि मैं रिवीजन में वो क्वेश्चन करवाऊंगा उससे, लेकिन अप लेवल के भी हमने रिवीजन में रखी हैं। सर वो रीड करने और समझने में टाइम ना ज़्यादा लगेगा। तो बड़ी अच्छी बात की। मैं अब आपको एक प्रैक्टिकल बात बता दूं, उस क्वेश्चन को आपने फर्स्ट हाफ ऑफ द पेपर में तो कभी भी नहीं करना। अगर फर्स्ट हाफ के बाद क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं, जो कि ऑफ कोर्स इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होंगे, आपको और क्वेश्चन मतलब आते होंगे, तो सेकंड हाफ में भी तरद्दुद ना करें।
ये क्वेश्चन जो आपका आखिरी हाफ है ना, उसमें मतलब जो तीसरा घंटा है उसमें शुरू में स्टार्ट कर लें जितना इजी, और टाइम उसका नोट कर लें कि सपोज 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके पास 18 मिनट है। 18 मिनट जैसे ही पूरे होते हैं आगे निकल जाएं, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। बिल्कुल एंड पे मैं क्यों कहता हूं नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल एंड पे तो आपके पास प्रॉब्लम होगा। आप उसको उसका ड्यू टाइम जो है ना वो दे दें और फिर जो नसीब में है वो हो जाएगा उस क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी इंशाल्लाह देखिए उस क्वेश्चन के बगैर भी आप पेपर पास कर लेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वो तैयार नहीं करना। सर जो स्टेटमेंट लिखी होती है उसमें भी पता चल जाता है कि ऑडिट रिस्क क्या है, कि इंफॉर्मेशन में अगर हम कैलकुलेट ना भी करें, अगर टाइम ना हो तो हम बस सिर्फ ऑडिट रिस्क को ये यकीन करें, ये सारी वो क्वेश्चन जो रखा था ना, वो मोहम्मद रहमान जो कल पैसे दे गए थे वो यही कह रहे थे कि सर आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे। वो शक कर रहे थे कि ये गोल कर देंगे, तो मैंने उन्हें कहा ये क्वेश्चन मैं रिवीजन में करवाऊंगा और साथ साथ बिल्कुल रियलिटी चेक बताऊंगा कि ये चीज़ें मैं सबसे पहले करूंगा, ये चीज़ें अगर टाइम मिला तो करूंगा, क्योंकि मैंने 10 में से 10 मार्क्स नहीं लेने। और ऐसे क्वेश्चन पे सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे क्वेश्चन पे तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि मैं 4 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 3 to 5 मार्क्स की मैं रेंज में। अब 3 to 5 मार्क्स लेने हैं तो आधा घंटा नहीं मैंने उस पर लगाना, बस 18 मिनट में अगर 3 से 5 नंबर आ रहे हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और अगले क्वेश्चन पे जाना है। बात समझ, हमने पेपर पास करने। अच्छा जी, लिंकिंग की बात होगी। चौथी चीज, ये वाला एरिया भी अभी ICAP में टेस्ट नहीं हुआ। एक्सक्लूड वन ऑफ आइटम्स टू परफॉर्म अ लाइक विद लाइक कंपैरिजन। कुछ चीजें हैं जो इस साल में है, पिछले कई सालों में थी नहीं। वो याद है नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अगेन आप लोगों को ने वो मटीरियलिटी वाला टेस्ट तो नहीं दिया ना, वो जो टेस्ट में सवाल था ना मटीरियलिटी वाला, ये वो मटीरियलिटी के कॉन्टेक्स्ट में था और उसको हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहते थे। माशाल्लाह वो भी कर, वो उसका मैंने नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मैंने पूरा डीब्रीफिंग सेशन की है। दोबारा कर लेंगे कोई मसला नहीं। अच्छा, अब एक्सक्लूड वन ऑफ आइटम्स एक्सक्लूड करने का मतलब क्या है? देखिए आप लोगों ने एक रट्टा लगाया हुआ होगा, जब आपने पहली दफ़ा रेशियो एनालिसिस पढ़ी होगी ना तो उसकी लिमिटेशंस आपको कहा गया होगा कि ये पूछ लेता है पेपर में, लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। उसमें आपने एक लाइन का रट्टा लगाया होगा कि कंपैरिजन शुड बी लाइक विद लाइक, कंपैरिजन शुड बी लाइक विद लाइक। ये वाला इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये टेस्ट हो सकता है। Sometimes no fluctuation is also questionable. कोविड का टाइम है, सेल्स बड़ी नहीं है लेकिन कम भी नहीं हुई, उतना ही लेवल है, तो ये भी प्रॉब्लमैटिक है। मैं बताया जा रहा है मैंने इतने काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वही के वही हैं। मुझे शक है ये सेंस नहीं बना रहा। बात समझ में आ रही है? बी अलर्ट इन द एग्जाम इफ इट्स एन इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट। अल्लाह करे कि आप लोगों के क्वेश्चन में ये आ जाए। अगर इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट आ जाती है तो आपने 2 रिस्क, अगर ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन है तो 2 रिस्क, अगर रोम का क्वेश्चन है तो फिर 1 रिस्क। अल्लाह करे ऑडिट रिस्क हो तो 2 रिस्क। और कौन से 2 रिस्क? रोम इन ओपनिंग बैलेंसेस, क्योंकि पिछला ऑडिट किसी और ने की है, और दूसरा क्या है? डिटेक्शन रिस्क, क्योंकि आपके पास केक नहीं है तो यू मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? ये नुस्खे पे किसी का कोई इशू अगर हो तो बताएं, वरना हम क्वेश्चन बैंक पे मूव कर रहे हैं। सर क्वेश्चन बैंक पे आ जाएं। मैं रिपीट कर दूं एक चीज़ मैंने पहले भी की थी कि ये जो हम इसका नाम लिखा है ना, जैसे क्वेश्चन बैंक फॉर डे 1, तो ये ना अक्रूअल्स कॉन्सेप्ट पे नाम रखा गया है। मतलब ये क्वेश्चंस परटेन करते हैं डे 1 के टॉपिक से, लेकिन ये होंगे डे 2 में। डे 4 के बारे में तो नहीं आप लोगों को कुछ खौफ आ रहा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन बैंक फॉर डे 1, क्वेश्चन क्या है जी? रिक्वायरमेंट यूजिंग दी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, यूजिंग दी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, मतलब पहले ही ना यहीं से रोक दिया उसने कि अपने रटे रटाए रिस्क जो तुम्हें तुम्हारे उस्ताद ने
किताब से रटे हुए थे वो नहीं, जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो। Identify and explain the risks of material misstatement to be addressed when planning the final audit of Blue Bell Company for the year ended 30th November 2008। इसका मतलब है कि आप इस क्वेश्चन में डिटेक्शन रिस्क नहीं लिखेंगे क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसने कह दिया ना। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन है कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये ब्लू बेल कंपनी ऑपरेट्स और आपको ईयर एंड बता दी है, ईयर एंड बता दी है और ईयर एंड क्या बताया है? 30 नवंबर 2008। Blue Bell Company operates a chain of 95 luxury hotels. This year's results show a return to profitability for the company following several years of losses. Several years of losses वैसे जब भी देखें ना तो गोइंग कंसर्न दिमाग में मार्क उधर उस टाइम कर लें। ये मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट थॉट्स, इनिशियल थॉट्स। तो इसमें ये भी तो आ सकता है कि साल लॉसेस चल रहे हैं तो इस सब प्रॉफिट है तो मे बी एग्जैक्टली अभी भी शायद प्रॉब्लम ये है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। एग्जैक्टली तो गोइंग कंसर्न। दूसरा, अगर लॉसेस की हिस्ट्री हो ना तो आप लोगों ने डेफर्ड टैक्स तो नहीं पढ़ा हुआ। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ ना तो मैं आपको ना एक चीज याद करा दूंगा। डेफर्ड ये जो लॉसेस होते हैं ना इनके ऊपर फ्यूचर में के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट ये सेट ऑफ हो सकते हैं ना, ये तो आपने टैक्स में पढ़ा होगा। तो इनके ऊपर ना फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलना है तो जिस पे फ्यूचर में बेनिफिट एक्सपेक्टेड हो उसका एसेट आप आज रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। एक एसेट होता है जिसका नाम होता है डेफर्ड टैक्स एसेट ऑन अनयूटिलाइज्ड टैक्स लॉसेस। तो वो तो नहीं कहीं रिकॉर्ड हुआ हुआ क्योंकि वो ऐसे ही आसानी से रिकॉर्ड नहीं होता। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि लॉसेस अगले साल पता लगे लॉसेस अगले साल एक्सपायर कर जाने हैं। 6 साल का आई थिंक टाइम है ना आप लोगों के पाकिस्तान के कानून में हमारे। दूसरी चीज सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट्स ना हो तो लॉसेस में 2 चीजें क्या लिख लेनी है? गोइंग कंसर्न और डेफर्ड टैक्स एसेट की रिकवरेबिलिटी, ये 2 चीजें। अच्छा आगे क्या आ रहा है? होटल ट्रेड जर्नल्स शो दैट ऑन एवरेज रेवेन्यू इन द इंडस्ट्री हैज इंक्रीज्ड बाय अराउंड 20% दिस ईयर। इंडस्ट्री रेवेन्यू कितनी परसेंटेज से इंक्रीज हुए? 20% से। अब जब भी आप इंडस्ट्री रेवेन्यू से मुराद क्या होता है कि एक जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, सपोज करता हूं इस इंडस्ट्री में कुल 5 कंपनीज हैं, उनके रेवेन्यू को जमा करूंगा इस साल के, उनके रेवेन्यू को जमा करूंगा पिछले साल के और उसका परसेंटेज इंक्रीज देख लूंगा। ये होता है इंडस्ट्री रेवेन्यू। इंडस्ट्री रेवेन्यू कितनी परसेंटेज से इंक्रीज हुए? अच्छा ये इंफॉर्मेशन वैसे जब आपने देखी तो आप इसको किस चीज से लिंक करना पसंद करेंगे? कंपनी के रेवेन्यू से लिंक करेंगे। अभी कर लेते हैं लिंक। ये जो रेवेन्यू आपको दिया हुआ है 890 और 713, इसका अगर आप परसेंटेज इंक्रीज निकालें ना तो वो निकलेगा 25%। तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा है। देयर इज अ रिस्क कि कंपनी ने शायद रेवेन्यू ओवरस्टेट किया हो। अब ऐसे नहीं ना, नुस्खा साथ रखना है। पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर फ्रॉम सिनेरियो। वो क्या है कि इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ 20% है और कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 25% है। ये वो रिस्क फैक्टर है जो आपने सिनेरियो से निकाले। स्टेप 2 में पहले वाला लिखेंगे, दूसरे वाला, तीसरे वाला? डिजेक्शन रिस्क तो नहीं लिखना। There is a risk that revenue may be overstated. खत्म। There is a risk that revenue may be overstated as company's revenue growth is higher than industry growth. There is a risk
मे बी हो सकता है कंपनी ने इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्म किया हो। तो मैं भी ये नहीं कह रहा कि देयर इज अ मिस स्टेटमेंट, मैंने ये नहीं कहा, मैं अपने अल्फाज में बड़ा मोहतात हूं, मैं कह रहा हूं देयर इज अ रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इन रेवेन्यू। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। डिस्पाइट इंप्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी, ब्लू बेल कंपनी हैज पुअर लिक्विडिटी, और पुअर लिक्विडिटी देखते साथ मुझे फिर से गोइंग कंसर्न याद आया, क्योंकि पुअर लिक्विडिटी, पुअर कैश फ्लो फाइनेंशियल इंडिकेटर नहीं होता गोइंग कंसर्न का। तो फिर से मुझे ये बार बार अगर पुअर लिक्विडिटी याद आ रहा है तो मैं इसके साथ ये गोइंग कंसर्न नोट कर लूं। हो सकता है कोई MURGC हो, लिखेंगे क्या? स्टेप 1 2 अप्लाई कर लें। स्टेप 1 सवाल में बताया गया है हिस्ट्री ऑफ लॉसेज हैं, पहली दफा प्रॉफिट आया है, पता नहीं है भी या नहीं। दूसरी बात सवाल में बताई गई है कि लिक्विडिटी पोजीशन भी अच्छी नहीं है, और आपको पता है कंपनी प्रॉफिटेबल होती है लेकिन अगर वो उसके पास कैश फ्लो के मसले हैं कंपनी बंद हो सकती है, क्योंकि वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस ही पे ऑफ नहीं कर पा रही, अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ही नहीं मीट कर पा रही है, तो पुअर लिक्विडिटी का मसला हो गया। स्टेप 1 तो लिख लिया, स्टेप 2 में क्या लिखेंगे? मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मैं लिखूंगा देयर इज अ रिस्क दैट, हमेशा यहां से ही स्टार्ट होता है, देयर इज अ रिस्क दैट, आगे आप लोग बता दें, आधा तो मैंने बता दी है। ओके थोड़ा सा बताएं, खुल के बताएं। इवेंट्स एंड कंडीशंस इस तरह से स्पेसिफाई हुए हैं, जैसे मटेरियल्स हैं। ठीक है, रिस्क है डिस्क्लोजर, ये चीज ये जरा देखें, आइडेंटिफाई द FSLIs डिस्क्लोजर। कौन सा डिस्क्लोजर? MURGC का डिस्क्लोजर क्या हो? इनएडिक्वेट हो। सारा सर इधर से ही छापा लगाना है, डिस्क्लोजर की जगह लिख दीजिएगा MURGC का डिस्क्लोजर, नॉन एडजस्टिंग इवेंट टू अ मटेरियल, नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर, और वो क्या हो? वो इनएडिक्वेट हो। सारा कुछ इधर लिखा हुआ है, नहीं समझ आ रही? अच्छा सर आगे आते हैं। डिस्पाइट इंप्रूव एंड इज करंटली ट्राइंग टू सिक्योर फर्दर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, पता नहीं मिले ना मिले, तो एक और उसी के कॉन्टेक्स्ट में चीज आ जाएगी। अच्छा, इट इज करंटली ट्राइंग टू सिक्योर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कहीं प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से आने का रीजन यही तो नहीं है? क्या वर्ड आपने इस्तेमाल किया, तालियां बजाएं, तालियां। कितना खूबसूरत वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया, फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक्सीलेंट। और ये FS लेवल रोम आ गया ना, क्योंकि बैंक अमूमन आपसे FS मांगेगा ऑडिट हुए हुए, तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी। अगर पता लग रहा है कि कंपनी का गोइंग कंसर्न, कंपनी बंद होने वाली है, बैंक लोन देगा? बैंक तो कभी नहीं लोन देगा। तो सर अब इसमें वही वाले स्टेप्स पे जरा आए। स्टेप 1 में ये फैक्टर कॉपी कर लेंगे, छापा कि कंपनी इज ट्राइंग टू सिक्योर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे? अब ये वो दूसरा वाला हो गया ना, आइडेंटिफाई रोम एट FS लेवल, ये FS लेवल वाला रोम है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि देयर इज अ रिस्क दैट कंपनी विल एंगेज इन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मे इन्फ्लेट प्रॉफिट्स and inflate assets, understate expenses, understate liabilities. Profit assets को overstate, expenses liabilities को understate करेंगे तो ही अच्छी पोजीशन बनेगी ना? नहीं समझ आ रही बात? उसके बाद सर आगे आप आ जाएं। You have been the manager responsible for the audit of Blue Bell company for the last 4 years. पिछले 4 साल से आप करें, मतलब आप ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है या नहीं है? ध्यान से मैनेजर की बात कर रहे हैं। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट नहीं है। अगर मैनेजर सेम है तो बस फिर इसका मतलब है फर्म के पास ही था ना।
for the last 4 years. Extracts from the draft FS for the year ended 30th November 2008 are shown below. Extracts from the statement of comprehensive income. अब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं. ये किसी जिस बॉडी का पेपर था उन्होंने नेकी की हुई है. मुझे भी भूल गया कि नोट उड़ा दूं इधर से, लेकिन आप जो पेपर देने जाएंगे उसमें ऐसा नहीं होगा. ये नोट नंबर जो इधर मेंशन्ड हैं ये नहीं लिखे होंगे. ये नोट्स भी ऐसे ऑर्डर में होंगे कि पहले आपको ये ऑर्डर ठीक करना होगा. मतलब अगर पहला लाइन आइटम रेवेन्यू है तो ज़रूरी नहीं है कि पहला नोट रेवेन्यू का ही हो. ये यहाँ पर ऐसा हुआ है. खैर, रेवेन्यू के नोट में आपको बताया क्या किया है सर. 89713 के नंबर्स हैं, वो आपने परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट कर लिया. पहले नोट देख लूँ साथ ही. Note 1, revenue recognition. Revenue comprises sales of hotel rooms, conference and meeting rooms. Revenue is recognized when a room is occupied. A 20% deposit is taken when the room is booked. A 20% deposit is taken when the room is booked. अब जब रूम बुक किया जाता है तो उस टाइम क्या किया जाता है. 20% डिपॉजिट ले लिया जाता है. 20% डिपॉजिट ले लिया जाता है. तो इसमें क्या रिस्क नजर आ रहा है. जरा मुझे ये स्टेप 1 और 2 ये जो बेबी स्टेप्स लग रही हैं ये अप्लाई करके दिखाते हैं. ठीक है सर. बुकिंग के टाइम में सारा डेबिट. बुक के सबसे बड़ा रिस्क क्या है. कैश आई तो क्या एंट्री कर दी डेबिट कैश. ये गलत तो नहीं किया, ऐसे ही करना था. कैश आई है तो कैश डेबिट होगी. क्रेडिट क्या कर दिया रेवेन्यू. जब कभी फंसे ना ये डबल एंट्रीज कर लें. ये क्या है. एफएस में शायद ऐसा हुआ हो. कैश डेबिट हो गया हो 100 से, रेवेन्यू क्रेडिट हो गया हो 100 से. नहीं समझ आ रही बात. अच्छा, वैसे आईएफआरएस के मुताबिक, आईएफआरएस की रूह से क्या होना चाहिए था. हाँ, वो जो 5 स्टेप मॉडल होते हैं उसको आसान अल्फाज में अगर कहें तो वो यही कहते हैं कि जब सर्विसेज, जब आपने एक मुश्किल सा वर्ड बोल दूं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब जब रूम एक्चुअली ऑक्यूपाई हो गया, सर्विसेज ले ली गई, तब आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी हो रही है, तब आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है. तो इसका मतलब है आईएफआरएस की रूह से डेबिट तो कैश ही होनी चाहिए. क्रेडिट डेफर्ड रेवेन्यू होना चाहिए. मतलब इस रेवेन्यू को अनअर्न्ड रेवेन्यू या डेफर्ड रेवेन्यू होना चाहिए. जिस तरह जब आप लोग कार्ड लोड करते हैं ना मोबाइल में, तो कंपनी अपना रेवेन्यू फौरी तौर पे नहीं रिकॉर्ड करती. जैसे जैसे आप यूटिलाइज उसको करते जाते हैं ना, वो रेवेन्यू में उतनी अमाउंट पार्क करते चले जाते हैं. दैट्स हाउ टेलीकम्युनिकेशन में रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा होता है. ये बात समझ में आ रही है. ये होना चाहिए. और डेफर्ड रेवेन्यू एसेट है ना. लायबिलिटी है. ठीक हो गई बात, यहां तक सही है. आगे आ जाए. मिस स्टेटमेंट का फॉर्मूला बताया था. आईएफआरएस माइनस एफएस या एफएस माइनस आईएफआरएस, जो भी कर ले. ये इधर नील ठीक लिखे. कैश डेबिट करनी थी एफएस के मुताबिक, आईएफआरएस के मुताबिक भी कैश डेबिट करनी थी. तो आईएफआरएस और एफएस बराबर है ना जी. कैश क्रेडिट पे आए. हाँ, डेबिट. अच्छा, आप लोग आगे चलेंगे माशाल्लाह. क्रेडिट जो है वो क्या होगा, रेवेन्यू नहीं होना चाहिए. क्रेडिट होना चाहिए डेफर्ड रेवेन्यू. तो रेवेन्यू शायद ओवरस्टेटेड है.
डेफर्ड रेवेन्यू शायद रिकॉर्ड ही नहीं ना हुआ तो अंडरस्टेटेड है, तो सर लिख लेंगे। रिस्क फैक्टर क्या है कि बुकिंग के टाइम पे जो कैश रिसीव हो रही है उसकी वजह से स्टेप 2 में आता हूं तो लिखूंगा द रिस्क इज दैट रेवेन्यू में बी ओवरस्टेटेड एंड डेफर्ड रेवेन्यू में बी अंडरस्टेटेड। नहीं समझ आ रही बात? सच सच बताएं, जान ना छुड़ाएंगे, आ ना जाए पेपर में, मुझे डर है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आगे आए, इसके बाद आगे जी ओके। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास नोट 2 दिख रहे, 835 और 690। आपने रेवेन्यू का ग्रोथ कंपेयर कर ली है, आपने रेवेन्यू की ग्रोथ कंपेयर कर ली है। आप ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए भी ये वाली परसेंटेज निकाल सकते हैं। 835 और क्या है 690, तो 835 माइनस 690 डिवाइड बाय 690 मेरे ख्याल में 20% बनेगा। ये मैं याददाश्त से अब अपनी बता रहा हूँ, देख लें 21%। चलें कोई बात नहीं, बिल्कुल सही वैसे बताया, 21 नहीं था। तो रेवेन्यू का इंक्रीज है 25% और एक्सपेंसेस का इंक्रीज है 21%। बात बैठ नहीं रही है ना, बैठ नहीं रहा मामला, क्योंकि आमतौर पर इनका जो ट्रेंड है वो सिमिलर होना चाहिए, ग्रोथ ट्रेंड। तो ये इनकंसिस्टेंट लग रहा है, अजीब लग रहा है थोड़ा सा तो वैसे, हाँ अच्छा डिफरेंस, ये बड़ी अच्छी वैसे आपने बात की कि ये कोई इतना भी नहीं है। अगर इसको मार्जिन की टर्म्स में वैसे कैलकुलेट कर लें, 890 में से 835 माइनस करें तो आपके पास जीपी आ जाएगा, और 713 में से 690 माइनस करें आपके पास जीपी आ जाएगा। अगर आप उसकी बेसिस पे जीपी मार्जिन कैलकुलेट करें तो और आपको विजिबल डिफरेंस नज़र आ जाएगा। और असल में मिस प्रॉब्लम पता है क्या है, वो जो कॉन्सेप्ट आपने कॉस्ट अकाउंटिंग का, बड़ा गंदा सा सब्जेक्ट का नाम ले लिया, लेकिन चलें, कॉस्ट अकाउंटिंग में ना एक आसान वो कॉन्सेप्ट है, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा पता है। वेरिएबल कॉस्ट का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसी प्रोपोर्शन में, उसी परसेंटेज से वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहे थे, जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे। ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। इस वजह से मुझे तकलीफ हुई है कि 25% 21% नहीं बैठ रहा। अभी इस तकलीफ में इजाफा होने वाला है थोड़ी देर में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ, नहीं सही है। आपका मतलब है मैंने क्यों कॉस्ट को रेफर दरमियान में लेके आया हूँ। हाँ नहीं गलती हो गई है। अच्छा, नोट 2 पे जरा सर आए। नोट 2 क्या बोलते हैं? नोट 2 में कह रही है सिग्निफिकेंट आइटम्स इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस, और इसके साथ एक फर्दर सब नोट दिया हुआ है। इस साल में 138, पिछले साल में कितने? डैमेज प्रॉपर्टी रिपेयर एक्सपेंस, फर्दर नोट दिया हुआ है, इस साल में 100, पिछले में 0। सर पहला जो पॉइंट है उसमें क्या कहा हुआ है, बल्कि छोड़ें अभी, पहले आगे जाने से पहले 2 एक्सपेंसेस हैं जो पिछले साल में थे ही नहीं। 2 एक्सपेंसेस हैं जो पिछले साल में थे ही नहीं। ये जो अभी मैंने कंपैरिजन की है ये मीनिंगलेस नहीं हो गया? ये वाला जो नंबर मैंने कैलकुलेट की है ये ज़रा मीनिंगलेस नहीं हो गया? अजीब सा नहीं हो गया? मुझे ये भी अजीब लगा, लेकिन ये अच्छा एनालिसिस नहीं है। आई एम सॉरी, ये वाला सिनेरियो भी हो सकता है। Yes, sir, 24% और 21% इंक्रीज, 3%। चलें, इस समस्या को सुलझाने के लिए आगे जरा आएं। आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2008 के, आपके पास 2008 और 2007 के नंबर्स गिवन है। 2008 में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने बताए हुए हैं? 835। 2007 में कितने बताए हैं? 690। और ये सारी फिगर्स क्या हैं? डॉलर्स इन मिलियन डॉलर्स। 835, 690।
इसमें ये नंबर जो है, इसमें दो ऐसे नंबर्स शामिल हैं जो पिछले साल में नहीं थे। तो वो जो हमने रटा नहीं लगाया था पिछले पेपरों में कि लाइक विद लाइक कंपैरिजन होना चाहिए, लाइक विद, अभी लाइक विद लाइक तो नहीं है। क्या करूं? इनको निकाल दूं इधर से, 138 और 100 ये माइनस कर दूं। 835 माइनस 238 क्या बनेगा? 1197 हो ही नहीं सकता। 537 835 माइनस 238 597। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने एनालिटिकली बताया है। नहीं, मेरे से कुछ एनालिटिकल है कंपैरिजन। हाँ, ये तालियां इस बात पे बनती हैं, ये चीज़। और ये वो जो कल नहीं एनालिटिकल प्रोसीजर्स पढ़ रहे थे, ये वो एनालिटिकल प्रोसीजर है ना। और ये जो अब कर रहा हूं ना, ये मैं एनालिटिकल प्रोसीजर डिसएग्रीगेटेड बेसिस पर कर रहा हूं। पहले ये जो किया था ना, ये टोटल एग्रीगेट बेसिस पे किया था। ये बात किसको नहीं समझ आई? और अभी आप देखना कि जब डिसएग्रीगेटेड बेसिस पे करेंगे तो सारा सीन ही बदलने वाला है। बल्कि आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, इस साल एक्सपेंसेस पिछले साल के मुकाबले में कम हुए हुए। क्या परसेंटेज होगी तकरीबन? जितनी भी परसेंटेज हो। हाँ,